बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में एक आलमी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें चीन ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी अस्करी और फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। इस तकरीब में पाकिस्तान समेत 26 ममालिक के सरबराहान और 50,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस वक्त चीन में मौजूद हैं। उनकी यहाँ मुलाकातें भी जारी हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आज़म किया जा रहा है। लेकिन इस आलमी तकरीब की इंतहाई अहम बात जो इस वक्त दुनिया भर में बहस का मौजू बनी हुई है वो आलमी रहनुमाओं की शिरकत है। इस तकरीब में अमेरिका मुखालिफ रूस के सदर, शुमाली कोरिया के सरबराह और ईरानी सदर पेश रहे। चीनी सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए ये वाज़ेह किया कि आज एक बार फिर इंसानियत को अमन या जंग, मुज़ाकरात या तसादुम, जीत या शिकस्त, इनमें से किसी एक का इंतखाब का सामना है। चीन एक अजीम कौम है जो बदमाशों से नहीं डरती। इस वक्त दुनिया भर में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बहस शुरू हो चुकी है नाज़रीन। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा पैगाम भी कहा जा रहा है और अमेरिका भी इस पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस तकरीब ने अमेरिका और मगरिब को जहाँ हिला के रखा है, यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का ये कहना है कि नया आलमी निज़ाम तश्कील पा रहा है। आलमी हलचल में यूरोप को अपनी जियो पोलिटिकल ताकत का मुजाहरा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। चीन पर उन्होंने साजिश का इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि मुखालफिन अमरीका के खिलाफ साजिश के लिए बीजिंग में इकट्ठे हुए हैं। इससे मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबके जी शुक्रिया। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब ये जो नए निज़ाम के हवाले से बात हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर की, और जो अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात जिसका उसने इजहार भी किया ख़ास तौर पर, और दूसरी तरफ अब अमेरिका ये भी कह रहा है कि अमेरिका की जो पहली तरजीह है, ज़ाहिर जो इंडिया के साथ वो उसने किया और कर रहा है वो सामने है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका की अब पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान है। तो अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है आमिर साहब, क्या इसको अमेरिका डाइजेस्ट कर पाएगा और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है या है? देखें, वो हजम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमें तो सबसे पहले अपनी बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान का किरदार है वो दोनों तरफ से ठीक जा रहा है। यानी बीजिंग और वाशिंगटन दोनों को साथ हम लेके चल रहे हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी जो सोशल मीडिया पे आके बात की उसमें भी हमारा ध्यान रखा है। मैं तो यही कहूँगा, वरना यहाँ पे तो सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है कि वो उनकी जो चाइना से जंग है, देखें उन्होंने बहुत धमकियाँ भी लगाई, फिर चाइना ने जवाब में लगाई और तजारती टैरिफ जो था जितना भी लगाना था उन्होंने भी मुकाबले में दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस होना पड़ा कि इस तरह मुकाबला हो नहीं सकता। ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया, तो चाइना के सदर ने भी दे दिया कि हम बदमाशों से नहीं डरते और अमन चाहिए है या जंग चाहिए है, जीत चाहिए ये हार चाहिए, तो बिल्कुल दू बदू हैं सामने कि चाइना तो बिल्कुल खड़ा है। अब चाइना ने पहले ज़ाहिर है रीजनल उसमें एक अपना बैंक बनाया, अब वो एससीओ के बैंक की बात कर रहा है, वो करेंसी की बात हो रही है ब्रिक्स में जहाँ पे रशिया है वहाँ हमें तो एंटर नहीं होने दिया इंडिया ने उस वक्त, और ब्रिक्स की वजह से ही वहाँ पे शमूलियत है और तेल की वजह से इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ भी लगे हैं कि आप लोग मुकाबला करने जा रहे हैं। ये बड़ी ताकतों की जंग है और उसमें हमारे जैसों को तो पिसना नहीं चाहिए। और बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि एक तो जो हमने इंडिया से जंग जीती उसने हमें बड़ा सहारा दिया कि जाहिर है कि जो हार जाए तो उसको तो कोई नहीं पूछता। अब इंडिया की हालत ही देख लें कि कितने अच्छे ताल्लुकात के बावजूद जब उसने मार खाई है तो उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। तो अब पाकिस्तान को जाहिर है फूंक फूंक के कदम रखने हैं उसके अंदर। हमें बीजिंग से भी ताउन चाहिए, हम रशिया के साथ भी ताउन चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ भी नहीं बिगाड़ रहे और इंडिया के साथ तो हमारी लड़ाई है ही है। वहाँ पे वो आए हैं, वो फिरते रहे हैं, मिलते रहे हैं उनके, वरना ये जो गालिबन 2016-17 में जब पाकिस्तान शामिल हुआ, मैं वहाँ था सेंट्रल एशिया कंट्री में, मोदी आए थे, मैं और दो और जर्नलिस्ट थे, साले जाफर और गरीदा फारूकी, हम सब ने इसको काबू भी किया था अफगानिस्तान के सदर से। ये मोदी मिल रहा था, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद ये नहीं आए, ये अब आए हैं। अब इसलिए आए कि इनका ख्याल था कि मैं अमेरिका को मरूब करूँगा कि देखें मेरे पास ये चॉइस है। तो वो चॉइस के ऊपर हमारे लिए तो बेहतरी है ना कि वो करें मुकाबला, इंडिया जितनी कर सकता है और हमारा अच्छा चल रहा है काम। हमें इसी पॉलिसी के तहत अपने तमाम दोस्तों को साथ लेके चलते हुए दरमियानी रास्ते में ही रहना है। हमें ना कोई भड़क मारनी है, हमें अपना इक्तिसादी तौर पे भी देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम जंगी लिहाज से जहाँ खड़े हैं वो हमने दुनिया को दिखाया है कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला हो तो लोगों को पता चल गया कि हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब बस इक्तिसादी तौर पर हमें अपने लिए राय बनानी है, असल बात यही है। जी अयाज साहब। दो, चीन ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया, चीन ने बता दिया है, अपने मसल्स दिखा दिए कि ये हम हैं अब
कोई गलत फहमी में ना रहे। 1949 के बाद ये पहला मौका है कि रूस, ज़ाहिर है उस वक्त सोवियत यूनियन था, चीन और शुमाली कोरिया के सदूर हमें एक साथ एक स्टेज पे नज़र आए हैं। ये उस वक्त नज़र आए थे। तो उस वक्त ज़ाहिर है सोवियत यूनियन था सब कुछ, चीन और शुमाली कोरिया बहुत गरीब ममालिक थे, बहुत पीछे थे। आज चीन सबसे बड़ी माइट है, रूस ठीक है, और शुमाली कोरिया को ज़ाहिर है चीन की मदद की भी ज़रूरत है। ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो जो बन रहा है, और चीन ने ये भी ऐलान कर रखा है कि 2035 में हम ताइवान वापस ले लेंगे। और वो आपको पता है ना, वो झूठे वादे नहीं करते चीन वाले। वो जब कहते हैं तो वो ज़ाहिर है वो प्लान कर रहे होते हैं। इसलिए ये बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी भी है इस वक्त वेस्ट में भी, अमेरिका में भी। वो डोनाल्ड ट्रंप ने तो फौरन ट्वीट कर दिया ना, जैसे ये वो देखे मनाजर, और वो ट्वीट कर दिया कि जी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। तो जाहिर है वो अब आपने पूरी दुनिया के खिलाफ साजिशें कर ली डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब आपके खिलाफ तो होंगी, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि हर उरूज को जवाल है, और वो जाहिर है कोई नई ताकत उभरती है, उसने फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे वो वैक्यूम फिल करना होता है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन आपको पता ना हमेशा खाली होती है, उसके लिए वो दौड़ लगी रहती है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ना आजकल आलमी रहनुमाओं में, वो नरेंद्र मोदी हैं। वो क्यों? अल्लाह के फजल से ऐसा बेड़ा गर्क किया इंडिया का। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले मैं कहता था दुआ करें मोदी फिर आ जाए, क्योंकि ये बेड़ा गर्क करने के बगैर नहीं जाएगा। अब पता इतनी डिबेट हो रही, यहां तक कह दिया वहां इंडिया में किसी ने कि हमें पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, कि जिसको इंटरनेशनल अमूर का कोई तजुर्बा तो हो, पता तो हो कैसे। आपने एक ऐसी जबरदस्त बैलेंस लेके चलता रहा इंडिया हमेशा कि हम बैरी बेड़े का इंतजार करते रहे, कतर में नहीं आया। हमने F-16 ले लिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि फिर हमने क्यों ले लिए। उसने बिल्कुल अपने खुद को उठाया और अमेरिका की गोद में जा बैठा नरेंद्र मोदी, और अब वो भुगतना शुरू हुआ है। रशिया के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात नहीं है, मतलब अब मुनासिब है इस वक्त भी, मतलब कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है कि कोई आज तक आपको पता है ना किसी रूसी सदर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। लेकिन इस तेजी के साथ इजाफा, और स्पेशली पहलगाम के वाक़े के बाद जो चेंज आई है रशिया में, रशिया उससे पहले इंडिया के साथ खड़ा होता था हर जगह जाके, आज वो इंडिया के साथ खड़ा नजर नहीं आता। अब चाइना के साथ चूंकि हमारी दोस्ती ऐसी है, हमारा ताल्लुक ऐसा है कि ऑटोमेटिकली चाइना के जो एलाइज हैं वो उनके लिए हम अच्छे हो जाते हैं ना। वो दोस्त का दोस्त आपको अच्छा लगता है ना, बुरा नहीं लगता। तो इसलिए हमारे लिए ये बेहतरीन टाइम है, पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें ये बैलेंस रखना है। हमें किसी स्टेज पे भी ऐसे नहीं होना कि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका के क्लोज हो जाएं, रशिया और चाइना के क्लोज हो जाएं, तो मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज होने से फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी पॉलिसी जा रही है हमारी, और पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। पाकिस्तान की अहमियत भी अमेरिका के लिए इतनी बढ़ गई है। चीन के साथ तो हमारा ताल्लुक ही, वो सब कुछ हो सकता है उनका दुनिया के साथ, दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन आयरन क्लैड सिर्फ पाकिस्तान के साथ, आयरन फ्रेंड वो पाकिस्तान के सिर्फ, वो और किसी के नहीं है, और वो किसी के लिए ये टर्म इस्तेमाल भी नहीं करते। तो इससे बड़ा क्रेडिट नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को अल्लाह सीधे रास्ते पर रखे, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़े अच्छे हालात। ठीक जी, आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस वो जो अयाज साहब ने कहा ना, मोहित चौहान का ये ट्वीट है, सो पाकिस्तान पीएम इज मोर एजुकेटेड देन आवर्स, इट्स लाइक बाबर आजम कैप्टनिंग इंडिया नॉट विराट कोहली, इंडिया डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड पीएम। और शहबाज शरीफ की उन्होंने तस्वीर भी साथ लगाई हुई है इसमें। जी ठीक जी, फैसल साहब, फैसल अब आपको लगता है कि अमेरिका रास्ता देगा नए वर्ल्ड ऑर्डर को? और जो बात अभी आमिर साहब ने भी की, अयाज साहब ने भी की, कि हम जो इस वक्त हमारी जो पोजीशन है सिफारती तौर पर, अब इसको मेंटेन कैसे रखना है, ये अब इम्तिहान है। तो कैसे फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान इससे? देखिए ये जो पाकिस्तान का मेंटेन रखने का सवाल है ना, कि
अमेरिका और चीन के दरमियान जो है वो किस तरह दोनों मुल्कों को लेके चलना है, तो पाकिस्तान को तो इस मामले पे जो है ना वो कमाल मलका हासिल है। और कम से कम पाकिस्तान की बहुत सारे मामलात में खारजा पॉलिसी कमज़ोर होगी, लेकिन इन दोनों को मुल्कों को कैसे लेके चलना है ये काम पाकिस्तान जो है ना कई अशरों से जो है ना बहुत तरीके ऐसा जो है ना वो कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। उसके बहुत सारे पहलू भी हैं, बहुत सारे असबाब हैं। पाकिस्तान की जो है जोग्राफियाई अहमियत है, फिर हालात इस तरह के इतराफ़ में ऐसे हो जाते हैं कि अमेरिका की भी पाकिस्तान जो है वो मजबूरी बन जाता है, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो है ना का उम्र काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये शायद गालिब तरीन इम्कान ये कि इस हवाले से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी कोई है ना प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लेके चलता रहेगा दोनों को। जहाँ तक अमेरिकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, तो ये अमेरिका को कबूल करे या नहीं करे, ये एक पैगाम तो चला गया कि जो अमेरिका की जो चौधराहट है, जो उसकी बदमाशी है, जो दुनिया का अमेरिका जो है उंडा बना हुआ था, और ट्रम्प के आने के बाद तो एक बेलगाम जो है वो उंडा बन गया था, तो उसको जो है ना उसकी जो हैसियत थी, ताकत थी, उसको तो जो है ना वो चैलेंज कर दिया गया है। तो वो अब कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो ये जो खुद अमेरिका एक मुखालिफ कुव्वतें बना रही हैं, तो ये अमेरिका की परमिशन लेके तो जाहिर से नहीं बनाएंगी। बिल्कुल। और ये वो मुल्क एक हुए हैं जिनको इस बात का खतरा था कि अमेरिका जो है उन पे पलट कर जो है वो वार कर सकता है, उन पे जो है हमलावर हो सकता है, और हमलावर हो रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। तो जिस तरह मोदी जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं, इस तरह ट्रम्प भी जो है वो अमेरिका के लिए जो है ना वो उतने ही खतरनाक जो है ना वो साबित हो रहे हैं। यहाँ मोदी है, वहाँ ट्रम्प है, दोनों का मिजाज, दोनों का रवैया जो है ना वो एक जैसा ही है कमोबेश, तो उसमें ज़्यादा जो है फ़र्क जो है वो महसूस नहीं होता। आप बदमाश थे, लेकिन बदमाशी को एक हद तक रखते, एक लिमिट में रखते, तो दुनिया उसको जो है ना बर्दाश्त कर लेती। लेकिन आपकी बदमाशी जो है वो सारी हदूद को जो है ना पार कर चुकी थी। लोग इसलिए सारे ममालिक जो है वो इकट्ठे हो गए, और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, तो ये इतना बड़ा पैगाम है कि इससे अमेरिका को इसका जवाब देना भी जो है ना इतना आसान नहीं होगा। ठीक। अमेरिका एक बदमाश मुल्क जरूर है, लेकिन जब तक बदमाश है, जब तक दुनिया तकसीम है, लेकिन दुनिया की अगर बड़ी ताकतें एक हो जाती हैं, तो फिर ये अमेरिका की जो चौधराहट है ना वो भी फिर ज्यादा अरसे जो है ना वो कायम नहीं रहेगी। बहुत सारे अमेरिका को एडवांटेज है, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिका के पास जो है ना उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल है वो है। साइंस का लेवल अमेरिका के पास जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो ये अमेरिका का जो है ना एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अमेरिका का जो अपना रवैया है, जिस बुनियाद पे दुनिया को ताकत की बुनियाद पे, बंदूक की बुनियाद पे जो कंट्रोल करना चाहता है, जी। तो वो शायद इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना तो वो उसके लिए बहुत जो है ना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका को अपनी पॉलिसियां जो है ना चले बड़ा होने के बाद जो आप रवैया और मिजाज इख्तियार करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है फैसल, ऑडियो में भी कुछ इशू आ गया कि वो तंग आ चुके थे, आप परेशान हो चुके थे। ठीक जी, आपको पॉइंट आ गया बहरहाल, लेकिन ऑडियो में इशू आया। जी इलियास साहब, कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तो जो चैलेंज है, पाकिस्तान को तो एक बेसिक बैलेंस रखना पड़ेगा कि शंघाईज़ के और अमेरिका के दरमियान जो भी है, पाकिस्तान की एक तरफ दोस्ती है और एक तरफ नए जो उनके साथ ताल्लुकात बने हैं अमेरिका के साथ, तो इसको बैलेंस करके रखते हुए, और बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। पाकिस्तान गया है शंघाई कॉन्फ्रेंस में गया है, और पाकिस्तान ने एक साबित किया है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है चीन के साथ, वो दुनिया भर में इसमें उजागर हुई है कि पाकिस्तान को एक ख़ास मुकाम हासिल है इस कॉन्फ्रेंस में। और आप देख लें कि हमारे जो मद्दे मुकाबले मोदी है, मोदी को इतनी पजीराई नहीं मिली जैसे वो देख के अपने आप को चाह रहा था, रशिया से, चीन से अपने आप को जाहिर करना चाह रहा था कि वो नया लाई है, उनके साथ मिलकर जी करना चाहता, लेकिन उनको उस तरह नहीं हुई। अगर उसको पता चल गया कि अब खित्ते में रहने के लिए पाकिस्तान के साथ उसको बना के रखनी चाहिए पड़ेगी अपने ताल्लुकात। आप देख लें भारतीय मीडिया भी उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे कि मोदी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, मोदी बल्कि इंडिया को उसने शर्मिंदा किया उधर जाके। उसने वो उस तरह जाके वो जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि अब पाकिस्तान के साथ उसको अगर रहना है तो उसने खित्ते में अमन के साथ, तो फिर पाकिस्तान के साथ बना के रहनी पड़ेगी। और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक है कि पाकिस्तान को अपने आप को इस तंजीम से भी जो फ़ायदा है हासिल करना पड़ेगा कि जो ममालिक जिन्होंने शिरकत की, ख़ास तौर पर मालियाती इदारे, उन लोगों के साथ बना के
ये नहीं है मरहून मिन्नत के एक मुल्क के पीछे, अमेरिका के पीछे रहे, बल्कि इनके साथ जो ट्रेड वॉल्यूम जो आ गया है $890 बिलियन का, जो उसमें पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। पाकिस्तान ताकि ये है कि पाकिस्तान को जो अपना खारजा पॉलिसी है इसको मज़ीद मजबूत करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान एक माशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। और जियोपॉलिटिकली जो पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट की हैं वो सबके सामने इस पता चल गया कि पाकिस्तान की सब मुल्क के जो ममालिक शिरकत की है, जिन ममालिक ने, और ख़ास तौर पर अमेरिका को भी पता चल गया कि पाकिस्तान की अहमियत पहले भी थी और अब मज़ीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं रखेगा तो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया तो उसके साथ तो पहले ही हो गया हुआ, तो डिग्रेड हुआ है। तो और ख़ित्ते में जो पाकिस्तान ने जो ताकत का जो तवाज़न है वो अब चेंज कर दिया है, और पाकिस्तान के साथ जिन ममालिक के ताल्लुकात हैं वो इस तरह नहीं बरादराना हैं। और चीन पर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पर उसने ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान को साथ लेके चला है, और इस चीज़ों से पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज में कि किस तरह को इसको कितनी अहमियत दी जा रही है। तो इसमें यह है कि भारत इसमें घुस के ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता रहा है जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अहमियत नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी अचीवमेंट की हैं और इसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, आपका जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से है कि इस जो ताकत का मुजाहिरा किया गया, पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद था, और इसके अलावा जो चाइना ने आज अपनी जो जंगी सलाहियत है उसका मुजाहिरा किया है। तो आप ये देखें कि जो चाइना ने मुजाहिरा किया है उसमें जदीद तरीन जो है जंगी जहाज, आलात, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें दिखाई दी। और इस मौके पर आपने देखें कि उसने दो चीजों का समझे कि अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। एक तो जंगी ताकत का, दूसरा उसने पूरी दुनिया को बताया कि उसके सफारती ताल्लुकात कहाँ तक पहुंचे हैं, और 26 मुल्क के जो सरबराह हैं उसके साथ है इस मौके पर चाइना के साथ। इसका मकसद ये है कि चाइना ने वेस्ट को ये पैगाम दिया है कि वो एक नया अलायंस जो है वो बनाने जा रहे हैं, और चाइना ने थ्रेट दिया है मगरिब को और अमेरिका को, और उन्होंने इसको महसूस भी किया है। आप ये देखें कि मगरबी मीडिया जो है वो इसके ऊपर कह रहा है कि चाइना जो है हमें थ्रेट दिया। और दूसरा, चाइना के जो ताल्लुकात हैं रूस के साथ, आप देखें कि जितनी भी फुटेजेस आई हैं या फोटो आए हैं उसमें पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट शी के साथ रहे हैं, बल्कि आगे रहे हैं जितने भी सरबराह हैं। तो इससे ये लगता है कि चाइना ने जो है अपनी जो एक नई इंडस्ट्री है वार के हवाले से, नई इंडस्ट्री है, उसके भी आगाज कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो है पाकिस्तान और इंडिया की वार से पहले चाइना का असला जो है वो टेस्ट नहीं हुआ था। और जब हमने राफेल गिराया फ्रांस के, तो उसके बाद आप ये देखें जो चाइना का असला है कि चाइना के जो जहाज है, जंगी जहाज है, उनकी जो उसमें भी इजाफा हुआ। तो एक तरफ आप देखें कि पहले जो दुनिया में जो बड़े असले के सप्लायर हैं वो अमेरिका और मगरब ही है, और इस वक्त 49% से ज्यादा जो है अमेरिका असला फरोख्त करता है, और बाकी मुल्कों में फिर फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, और दीगर ममालिक है, 3-4 ममालिक। लेकिन अब इस मौके पर देखते हैं कि जब ये नुमाइश हुई उसके बाद अब जो है चाइना जो है जो जंगी इंडस्ट्री है, मेरा ये ख्याल है कि उसमें भी जो है अपना शेयर हासिल करेगा। और इसके साथ साथ जो बाकी उसने सफारती महाज पर भी एक कामयाबी हासिल की है, और उसने एक वेस्ट को पैगाम दिया है कि अब जो है वो एक नया इत्तेहाद, नया अलायंस बनाने जा रहे हैं, और उसके थ्रेट्स से अमेरिका के या वेस्ट के वो भी उसने किसी हद तक खत्म कर दिए हैं। क्योंकि जो 26 ममालिक है, इनमें 3-4 ममालिक ऐसे भी हैं जिसपे वेस्ट की जानिब से टेंशन भी लगाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है चाइना की दूसरी जंग अज़ीम के बाद। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ तो हमेशा से बड़े आइडियल रहे और रहेंगे, और इससे मेरा ख्याल है अमेरिका को भी इतराज होगा। लेकिन जो रशिया के साथ हमारे मुलाकात हुई हमारे वज़ीर आज़म की, रशिया के प्रेसिडेंट थे, तो उसमें उन्होंने आपने देखा कि मुश्किल भी किया कि हमारे ताल्लुकात की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद वो ताल्लुकात हुई, उनका इशारा मेरे ख्याल इमरान खान की तरफ था।
जब इमरान खान ने दौरा किया था एशिया का, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नए दौर की शुरुआत का आगाज करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने सफारती लिहाज से अपने आप को मनवाए, और पाकिस्तान ने बिलाशुबा जो जंग चलें, ठीक है, पॉइंट आ गया पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका। ठीक है, पॉइंट आ गया, पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है सफारती तौर पर अपने आप को मनवाए। मजीद जो जहाँ तक पहुँचा उसको ज़ाहिर है मेंटेन भी रखना है। क्योंकि नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल सैलाब से मुतालिक, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का पैगाम दे दिया है। भारत की आबी दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। इस वक्त सैलाबी पानी ने मुल्तान शहर को घेरा हुआ है और 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। सैलाब से अब तक 4000 देहात तबाह और 40 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 13 लाख ज़रई अराजी ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसके बावजूद भारत की हटदर्मी बरकरार है। दरियाए चनाब और सतलुज की बात करें तो वहाँ मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। एक भारतीय रिटायर्ड फौजी अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी और ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने का कोई निज़ाम नहीं है, अपनी मर्ज़ी से पानी छोड़ेंगे और बंद करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। इसी से मुताल्लिक़ ये सवाल आया सब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो जो सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब भर में जारी हैं, अब भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का पैगाम दे दिया है। ख़ासतौर पर जो भारत का मीडिया का एक क्लिप आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, मतलब अफसोस की बात है, इस तरह की भी सहाफ़त होती है कि वो खुश हो रहे हैं, कह के लगा कर बता रहे हैं कि अब पानी और छोड़ दो और नुकसान कर दो। तो ये जो आबी दहशतगर्दी है, क्योंकि आबी जारियत की बात तो भारत खुद भी करता था कि इस पर आएगा, तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? आपसे किसने कहा कि भारत ने पैगाम दे दिया आपको? भारत तो प्रैक्टिकली कर रहा है, यही तो काम कर रहे हैं उन्होंने। जाहिर है वो पानी छोड़ना था। इस दफ़ा बारिशें चूँकि बहुत ज़्यादा हुई हैं, ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघले हैं और जो कि अभी आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इसके खदशात मौजूद हैं। जो आपके साथ आपके केपी में हुआ, वो जिस तरह से बारिशें हो गई और उसके बाद वो पिघल गए ग्लेशियर्स, उसका नुकसान हुआ। अब इंडिया से जाहिर है जब पानी आया तो ये बात तो ठीक है ना कि आपने चूँकि ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ बनाया नहीं है, तो इसलिए वो तो इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन से आप क्या तवक्को कर सकती हैं कि नहीं वो ये नहीं करेगा और वो खुश नहीं होगा? उनका काम ही ये है। इंसानी जान अगर पाकिस्तान में जा रही है तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से वहाँ अगर कोई जानी नुकसान हो रहा था तो हमारे लोग, हमारा मीडिया इस तरह से खुश नहीं होता। उसकी वजह कि इंसानी जान इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए तो कम से कम इम्पॉर्टेंट होती है, वो चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार हो। बिल्कुल, ये इससे ज़्यादा तो शर्मनाक रवैया मैं समझता हूँ नहीं हो सकता किसी मीडिया का, किसी मुल्क का, किसी मुल्क के लोगों का, कि आप जानी नुकसान पे खुश हो रहे हो। अलबत्ता उन्होंने नुकसान तो ज़ाहिर आपको पहुँचाना है और वो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। बहुत पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि हमें नुकसान चूंकि पहुंचा सकता है हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसके लिए कुछ कर लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो उनके साथ शायद ज़्यादा हमदर्दियाँ रखते थे या उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उन्होंने इस मुल्क में ये काम नहीं होने दिया कि ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ हो जाता। जैसे अब कालाबाग डैम की बहस अब शुरू हुई है, एक बार फिर वो शुरू होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ज़ाहिर है बड़े डैम बनाने में टाइम लगेगा। आपको कोई शॉर्ट टर्म इसका तरीका निकालना पड़ेगा। ये पानी जो इतना ज़्यादा ज़ाया होता है, और इस दफ़ा सिर्फ ज़ाया नहीं हुआ, आपका बहुत कुछ नुकसान करके ज़ाया करके गया। सही जी, आमिर साहब। देखिए बात यह है कि वो मेजर गोबर आरिया या क्या नाम है उसका, वो तो जो भी बकवास कर रहा है, इशू है उनका, ज़ाहिर है वो उन्होंने मार खाई, वो डिफेंस एक्सपर्ट बने थे, वो लाहौर में उन्होंने बंदरगाह फतह भी कर ली थी। अब वो पानी फेंक के अपनी उस ज़िद का इजहार कर रहे हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़ियान हर सूरत में बकना है। चलें जी आप करें, लेकिन इशू ये है कि डैम भी एक पॉलिसी के तहत ही बनेंगे। अब जैसे रावी, सतलुज, जो पानी नहीं है जिनके अंदर सारा साल नहीं आता और कई कई साल जब तक वो ना आए, असल इशू ये है कि इनका जो रास्ता है उसको क्लियर कराया जाए, ताकि जब भी सैलाबी कैफियत आए तो नंबर 1 वो इकट्ठा होके
जो तबाही फैलाता है कि जी आपने उसके आबी रास्ते बंद कर दिए, कहीं कॉलोनियाँ बन गई, कहीं रिहाइशें बन गई। सिर्फ ये नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटीज़, ओवरऑल इंक्रोचमेंट्स पूरे रास्तों पे और हर दरिया पे बने हैं। पॉलिसी नंबर 1 तो ये होनी चाहिए कि आप दरिया के जो ओरिजिनल गुजरगाह है उनको क्लियर कराएं। जो आपने बंद बनाए हैं, जो रास्ते में पानी को जखीरा करने के लिए कोशिश की है, उसको और बेहतर करें। हाँ, बात सिंपल सी है कि आप आज प्लान करेंगे तो आपके ऊपर जो पंजाब के अंदर से गुजर रहे हैं तो ये आखिर पंजनद में जाते हैं। जैसे दरिया सिंध है, नाम सिंध का है, लेकिन ये बाकी दरिया भी तो पंजनद में जाके गिरते हैं। तो एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा और सबको बिठा के, कि जैसे बकरीद से पहले एक एक्सरसाइज हुई थी कि जिन डैमों पे कोई एतराज नहीं है, जिन जगहों पे एतराज नहीं है, वो कर लें। अब ये जो 3-2 दरिया सूखे ही रहते हैं सारा साल, उसके ऊपर भी अगर कोई रास्ता बनता है, आप नहर बनाते हैं, उस पे एतराज किस चीज का है, ये बिठा के बात होनी चाहिए। बजाय मीडिया पे पहले बहस करने के, पहले सूबों के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सूबाई हुकूमतें बैठे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ, और फिर फैसले करें। जी फैसल साहब। मैं आमिर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भारत तो हमारा दुश्मन है ना, वो तो उसने तो हमारे साथ गलती करना है, लेकिन हमें अपनी अच्छा फैसल, माज़रत आपकी आवाज़ कुछ इशू कर रही है ऑडियो, तो मैं ब्रेक लेती हूँ, तब तक इसको फिक्स कर लेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। फैसल साहब, अब ये जिस तरह से भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है, आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पाकिस्तान किस तरह से निपट सकता है इससे? देखिए, इससे मसला ये कि भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, चलो आप मान लेते हैं वो आप ही जारियत कर रहा होगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है तो उससे कोई खैर की तवक्को तो नहीं रख सकते। मगर लेकिन पाकिस्तान में तो एक कौमी सानिया हुआ है ना, इख्तिलाफ जो आया, जिससे जो तबाहकारियाँ आई, क्या हैसियत एक कौम, इससे हमारा जो इज्तिमाई रवैया सामने आया है, क्या वो किसी तौर पर मुनासिब है? पाकिस्तान एक कसीरुल लसानी मुल्क है, ये पाकिस्तान का बहरहाल एक नेगेटिव पॉइंट है ना, लेकिन इस कौमी ताने पे जिस तरह लसानी इकाइयाँ और उनमें जो डिबेट शुरू हुई है, ये कम से कम ये मौका नहीं था। तो इस कौम को हमको अपने इज्तिमाई रवैये की भी नजर सानी की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि डिबेट की जो आँच है उस आँच को भी जो है ना वो तेज करने की कोशिश की जा रही है कि आँच तेज हो। अगर ये आँच तेज होती है तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो हमारे लिए तो सबसे अहमियत की बात यह है कि हब्बुल बत्ती सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ये डिबेट जो है ये इस वक्त इस हालात का तकादा तो नहीं था। किसी पे ज्यादा मुसीबत आई होगी, किसी के ऊपर कम आई होगी, इस मसले का कोई हल भी हो सकता है, उस हल पे जो है वो इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। जी, लेकिन उसको जिस तरह अवाम एक दूसरे के सामने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते आ रहे हैं, और ये आँच जो बिल्कुल तेज होती चली जा रही है, इसको ठंडा करने की जरूरत है। ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं होगा कि सूबे से टकरा जाए, या सूबे के अंदर कोई कई जो लसानी इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे के सामने सफारा हो जाए। अभी तो ये डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये डिबेट अगर इसको इस वक्त काबू नहीं किया गया तो ये सोशल मीडिया से बाहर निकल जाए। जी लियाज़ साहब, पाकिस्तान के बड़ों को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ठीक है। देखिए, भारत को इंडस वाटर ट्रीटी की ना पासदारी करनी चाहिए, और इस दफा जब भी पानी छोड़ा उसने बताए बगैर छोड़ा, और जब भी अगर बताने की कोशिश की ये नहीं बताया कि कितनी क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, किस जगह से, तो बस यही कहा जा रहा है कि इधर से पानी आ सकता है, और वो उन्होंने अपने उनके एम्बेसी के ज़रिए बताया। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं, इनको तरीक़ाकार को ठीक करना पड़ेगा। भारत को, पाकिस्तान को इस पर जाना चाहिए आलमी फोरम पर, और सबसे बड़ी जो बात है कि अपने ज़खायर बनाने चाहिए, सूबों को आपस में बैठ के स्टोरेज करनी चाहिए ताकि उसमें मुल्क का फ़ायदा है, इनका नहीं किसी का। और भारत को भी करना चाहिए कि वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए पाकिस्तान को इंटीमेट करे कि पानी कितना छोड़ा जा रहा है, किस तरह, तो ताकि पाकिस्तान पहले उसका वो कर सके, कुछ सद्देबाब कर सके, किस तरह कर सके, प्लानिंग कर सके। तो ये इस तरह करेगा तो फिर इस तरह ही मसला रहेगा, लेकिन हमें ज़खायर बनाना सबसे वक्त की ज़रूरत है हम, और इस पर बैठ के आज ही सोचना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, भारत से तो हमें किसी किस्म की खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और रहेगा। भारत इससे पहले कोई भी मैदान हो, हमने क्रिकेट के हवाले से देखें, हॉकी के हवाले से देखें, उसने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो महाजराई
जारी रखे। अब जहां तक सवाल है ये आबी दहशतगर्दी का, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए आने वाले दिनों में, सालों में, क्योंकि ये अब भारत से कोई खैर की तवक्को न रखिएगा। उसके पास जो हरबा होगा वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन सवाल ये है क्या आया हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, या आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे, या माजी की तरह जब एक सानिया हो जाता है उस पे कुछ दिन बहस मुबासा करके और फिर हम उसको भूल जाते हैं, और जब दोबारा आफत या मुसीबत आती है तो फिर हम वही बहस शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।